हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में। मैंने ऑलरेडी दोस्तों 8 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और मैंने सभी डिस्कस किया है जीडीपी के बारे में, महंगाई के बारे में, रेपो रेट के बारे में, या फिर कोई भी ऐसा सेक्टर है जो भी मैंने डिस्कस किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर कुछ रह गया है तो। जो दोस्तों मैंने 8 लेक्चर में डिस्कस किया है, मैंने बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई के बारे में, किस प्रकार से हमारे देश के अंदर बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है, और इससे पहले जो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था दोस्तों रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है। दोस्तों अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनना है ना, तो उस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है तो कहीं ना कहीं वो जीडीपी के मामले में पीछे हैं और कहीं ना कहीं उनके जो जो नागरिक हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं इस लेक्चर में जो डिस्कस करूंगा, दो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने डिस्कस कर लिए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। और दोस्तों दो और रह गए हैं, वो है सिविल एविएशन और हमारा जो जहाजरानी है, मतलब शिपमेंट है, जिसके माध्यम से हम लगभग 85% अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो वो सब डिस्कस इस लेक्चर में करने वाला हूँ दोस्तों। मैं आपसे अगेन एक बार और बताना चाहता हूँ, जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के माध्यम से आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आपका लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें जो वेटेज होता है, चाहे आप मेंस में देख लें चाहे आप प्रीलिम्स में देख लें, तो इसमें जो वेटेज होता है लगभग 20% इकोनॉमी का वेटेज होता है। तो इकोनॉमी को आपको कंट्रोल करके चलना है, इकोनॉमी को कभी भी लाइट नहीं दे रहा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ सिविल एविएशन के बारे में। सिविल एविएशन की दोस्तों मार्केट वैल्यू कितनी है, पहले इनको भी जानना जरूरी है। CAGR एक दोस्तों एक ग्रोथ रेट होती है, ये निकाली जाती है कि इसकी या फिर इस सेक्टर की कितनी वैल्यू है। दोस्तों CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वो कितनी है, 10.51%। 2017 की बात कर रहा हूँ। और 2016 के अंदर दोस्तों CAGR 6.8% दर्ज किया गया था। अब दोस्तों CAGR आपके संबंध में सवाल आएगा कि CAGR होता क्या है। अब इसे निकालने के अभी तक एक फॉर्मूला है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। CAGR के माध्यम से दोस्तों अगर किसी देश, मतलब एक एक वैल्यू ले लेता हूं मैं, 1 लाख रुपए का कारोबार किया सिविल एविएशन के द्वारा, वो होगी दोस्तों आपकी एंडिंग वैल्यू। और दोस्तों हमें आगे आने वाले समय में कितना इससे प्रोजेक्ट को, इससे कितना और ज़्यादा हमें अर्न करना है, वो होगी बिगनिंग वैल्यू, मतलब आने वाले समय में जितनी वैल्यू हम रखेंगे। तो दोस्तों एक ईयर के लिए हमें निकालना है, ईयर का वैल्यू रख देंगे 1/1। एक ईयर के लिए निकालना -1 कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों CAGR का फार्मूला है ये, इस प्रकार से CAGR निकाला जाता है। मतलब एक किस्म से आप किसी प्रोजेक्ट की या फिर किसी भी सेक्टर की जो CAGR वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू, किस प्रकार से निकाली जाती है। अब दोस्तों मैं सिविल एविएशन की बात करता हूँ। भारत के अंदर जो सिविल एविएशन है दोस्तों DGCA के द्वारा देखा जाता है। DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। दोस्तों DGCA ऐसी एक इसकी एजेंसी है जो इसका सारा धाम देखती है, जिस प्रकार का काम धाम, जैसे पायलट और जो विमान होते हैं उनको लाइसेंस देना, यानी कि उड़ान चालक दल मानकों को इनकी निगरानी रखना, नागरिक विमान का पंजीकरण करना, हवाई दुर्घटना के बीच जांच सरकार के द्वारा नियुक्त न्यायालयों, आयोगों, तकनीकी सहायता उनका प्रदान करना, एयरवाक और एयरोडोम का सुरक्षा निरीक्षण निगरानी करना, विमान का प्रकार और उनका लाइसेंस देना, और पायलट के लिए इनको मतलब लाइसेंस देना, नागरिक विमान पंजीकरण करना, भारत में जो पंजीकृत नागरिक विमान है उनकी उड़ान योग्यता की आवश्यकता निर्धारित करना, और ऐसे विमानों के लिए हवाई उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करना DGCA का कार्य है। ये तो हुई दोस्तों DGCA के कार्य के बारे में। अब दोस्तों DGCA के ही द्वारा एक BCA भी गठित किया गया था। पहले तो DGCA को देख लेते हैं। DGCA क्या है। DGCA दोस्तों ये है, ये इसके द्वारा कार्य किए जाते हैं। ये आप देखिए दोस्तों, लीगल अफेयर्स देखना, एयर ट्रांसपोर्ट का देखना, और पर्सनल लाइसेंसिंग जो मैंने आपको बातें बताई, स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम, जो फ्लाइंग ट्रेनिंग एंड द स्पोर्ट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंशन, ये सभी के सभी कार्य दोस्तों DGCA देखता है सिविल एविएशन के अंतर्गत। अब दोस्तों मैं बात करता हूं जो DGCA के द्वारा BCAS गठित किया गया था। क्या हुआ था दोस्तों, 1976 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का एक अपहरण हुआ था, और तभी एक पांडे समिति की गठित की गई थी। उनकी सिफारिश से आधार पर ही दोस्तों BCA यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की स्थापना की जाती है। DGCA इसकी एक पेरेंट कंपनी है, तो इसके आधार पर ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना की जाती है। इस सेल की भूमिका दोस्तों विमान सुरक्षा मामलों
मामलों में जो कर्मी हैं मॉनिटर करना उनको और निरीक्षण करना, उनको परीक्षण देना इसका कार्य है दोस्तों। ये तो कार्य हुए डीजीसीए के, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये जो डीजीसीए है दोस्तों, ध्यान रखना, ये कभी भी कोई भर्ती नहीं करता है। भर्ती कौन करता है सिविल एविएशन के अंदर? एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भर्ती की जाती है। जैसे कैबिन क्रू होए या फिर पायलट हुए या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उनको रिक्रूट किया जाता है दोस्तों। बीसीएएस भारत का नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियामक है। यह नागरिक उड्डयनों के संबंध में जो विमान का उनकी सुरक्षा और उनके मानक को तैयार करना इसकी ही जिम्मेदारी होती है। और दोस्तों मानकों का जो नियमित निरीक्षण होता है, सुरक्षा, लेखा परीक्षा या फिर उसके माध्यम से उनको सब चीज़ों को देखता है कौन? बीसीएएस, ठीक है। ये सब बातें हैं दोस्तों जो डीजीसीए करता है और बीसीएस करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप। तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ये दोस्तों एक भारत सरकार का पीएसयू है यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो संपूर्ण देश के जो हवाई अड्डे हैं और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, निर्माण है और उनका विकास है, डेवलपमेंट है, उनका मैनेजमेंट है, वो सभी का सभी जो देखता है एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखता है दोस्तों। 1995 में जो तत्कालीन प्राधिकरण थे, राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण या और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के इनका विलय किया गया और तब आया दोस्तों एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश के स्थल और वायु का नागरिक उड्डयन अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और इनका रखरखाव का और इनके प्रबंधन का जिम्मेदारी इसको ही सौंपी गई है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हवाई अड्डों की जो सुरक्षा होती है, मानकों सुधार होते हैं, पुराने अत्याधुनिक उपकरण होते हैं, प्रवर्धन होते हैं, पुराने उपकरणों को प्रतिस्थापन करना, नई सुविधाओं का निर्माण करना, ये सभी के सभी जो देखे जाते हैं एआई के द्वारा देखे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसरो के साथ हम जीपीएस को एआई के द्वारा देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब रडार के माध्यम से किसी हमें विमान का या फिर किसी एयरलाइंस का पता लगाना है तो वो कार्य करता है इसरो। इसरो की सहायता से जीपीएस के माध्यम से हम किसी भी विमान का पता लगा सकते हैं। और वही जो गगन होते हैं, हमारी नेविगेशन प्रणाली है जो अंतरिक्ष में वर्क कर रही है, जो सैटेलाइट हमारी घूम रही है, वो सभी के सभी विमानों का पता लगाने के लिए कार्य कर रही हैं। अब जो एक है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड दोस्तों, ये क्या करती है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनी 1956 के अंतर्गत एक सरकारी संगठन है, ये सरकारी निकाय है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों अपतटीय उसको गश्त करना और पेट्रोलियम क्षेत्र के जो हेलीकॉप्टर हैं उनको सहायता प्रदान करना। पहाड़ी क्षेत्र जैसे आप देखे होंगे वहाँ पर जाते हैं, जैसे कोई हमारी जो आर्मी है वो इसका कार्यकाल देखती है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चार्टर उड़ाना करना। और 42 हेलीकॉप्टर भारत के बेड़े में हैं अभी फिलहाल, लेकिन इतने ज़्यादा भारत के पास इतने हेलीकॉप्टर नहीं है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। अब दोस्तों एक नवगर विमानन नीति लाई गई थी एनसीएपी यानी कि नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2017 या 16 के अंतर्गत लाई गई थी। इसके उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारत को वर्ष 2022 तक एक तीसरा सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाजार बनाना। वर्तमान में भारत कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। घरेलू टिकटों का जो वर्ष है 2015 में 8 करोड़ से वर्ष 2022 तक 30 करोड़ कर ले जाना है। जो हमारे देश के अंदर जो नागरिक हैं वो अगर टिकटों की मैं संख्याओं में बात करूं लगभग 8 करोड़ 2015 तक थे और 2022 तक अगर मैं बात करूं तो लगभग अब हो चुके हैं 20 करोड़। तो दोस्तों आगे आने वाले समय में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि हम 30 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकते हैं। अनुसूचित जो वाणिज्य उड़ान है जैसे भारतीय अड्डे हैं 2016 के अंदर 77 वर्ष में, 2019 में 127 करना है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसमें जो हमारे रीजनल कनेक्टिविटी हैं उनकी स्कीम के बारे में बात करता हूँ। किराए की जो उच्चतम सीमा है दोस्तों 30 मिनट के लिए 1200 रुपये रखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। 50 करोड़ में आप 100 करोड़ रुपए की लागत में हवाई पट्टियाँ हवाई अड्डों का नो फ्रिल हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। ये सभी के सभी दोस्तों एक नीति के माध्यम से सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो दोस्तों भारत के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनको भी संख्या को आपको देखना है। एक ये रहा नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक कलकत्ता एयरपोर्ट है, एक आप देखेंगे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये सभी के सभी हैं दोस्तों जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, ये सब बातें आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में तो पूछी जाती हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि हमें किस किस कौन कौन सी चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। अब दोस्तों जो एनडीपीसी की जो राकेश मोहन की समिति है उनकी सिफारिशों को देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये नहीं पूछा जाएगा कि भारत के अंदर कितना ज़्यादा सिविल एविएशन कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फ्लाइट चल रही है, यह आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब दोस्तों मार्केट शेयर एयरलाइंस के देख लीजिए, इसमें इंडिगो सबसे ज़्यादा शेयर रखती है, फिर स्पाइस जेट, एयर इंडिया, गो एयर, विस्तारा या फिर अदर, ये इतने हैं सब। और जो डोमेस्टिक सेक्टर है, जो कैपिटल के आधार पर देखेंगे आप, यूएसए सबसे आगे है और 9वें स्थान पर भारत है। ये सब बातें मैंने आपको दोस्तों बता दी हैं, इसमें ध्यान रखना है आपको। ये जो एनडीपीसी की अब रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यही टॉपिक रहता है जो भारत के अंदर होती है, जो हमारी कमेटी होती है वो गठित होती है, उनकी जो रिकमेंडेशन होती है वो क्या होती है। एक नेशनल मास्टर प्लान को बनाकर इसे संधारित करना चाहिए और निर्दिष्ट स्थानों पर जो हवाई अड्डे हैं उनके निर्माण के लिए आर्थिक कारणों की पहचान करें। नागरिक उड्डयन मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत एयरपोर्ट अप्रूवल कमेटी की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन है। हवाई अड्डों के कार्य को हैंडल करने की क्षमता तत्काल रूप से बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये सारी है दोस्तों। और डीजीसीए के स्थान पर अब एयर स्पेस मैनेजमेंट, पर्यावरण प्रस्तुत मतलब कम्पिटेटिव उपभोक्ता संरक्षण के लिए अलग अलग डिवीजनों के लिए एयरलाइन सुरक्षा लाइसेंस जैसे एयरलाइंस परिचालन के लिए जिम्मेदार नगर विमान प्राधिकरण के साथ बदला जाना चाहिए। और चूंकि विमानन क्षेत्र स्थानीय आर्थिक विकास का एक प्रमुख सहयोगी है, इसलिए राज्य सरकारों को हवाई क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दो अलग अलग कार्यों में विभाजित किया जाना चाहिए। एयरपोर्ट ऑपरेशन और एयर नेविगेशन की सेवाएं बनाई जानी चाहिए। तो ऐसी शर्तों को बनाई जानी चाहिए जिसमें भारतीय एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑल ऑपरेशन उद्योग शीघ्रता से बढ़े। विश्व का अग्रणी एमआरओ उद्योग बनाने के लिए भारत के लिए कई तुलनात्मक लाभ अच्छे से मिलेंगे। तो ये सारे के सारे दोस्तों राकेश मोहन समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार को रिकमेंडेशन दी गई थी, लेकिन कितनी ज़्यादा मानी ये अब आपको इसमें नहीं जाना है, लेकिन हमें सिर्फ रिकमेंडेशन को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो भारत का सबसे सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो है हमारा शिपमेंट, यानी कि हमारा बंदरगाह जहाजरानी। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात पहले इसका देख लेते हैं कि इसका दायरा कितना है और इसका CAGR कितना है। CAGR आपको निकालना बताया मैंने, किस प्रकार से निकाला जाता है दोस्तों। जो CAGR है इसका 7.4% है। और वहीं जो 2017 में जो कार्गो की ट्रैफिक है लगभग 943 मैट्रिक मिलियन टन, हमने इतना जो सामान है जो विदेशों को आयात किया है और उससे उनसे निर्यात किया है। इतना दोस्तों मतलब 901,000 ही मिलियन मैट्रिक टन हमने इतना ज़्यादा हमने आयात निर्यात किया है। किसके माध्यम से ये किया है दोस्तों? हमने शिपमेंट के माध्यम से। दोस्तों भारतीय बंदरगाहों का जो कार्गो ट्रैफिक है, 13 भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, उनके बारे में एक एक के बारे में उनकी खास विशेषता बताऊंगा। और समुद्र तट और द्वीपों को मिलाकर लगभग 200 हमारे गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। प्रमुख बंदरगाहों को 1963 में मेजर पोर्ट ट्रस्ट के तहत एक केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। और इसका जो एक अपवाद है एनोर पोर्ट है, जो अधिनियम 1956 के तहत यानी कि एक कंपनी अधिनियम के तहत एनोर पोर्ट है जो चेन्नई के आसपास है। ये दो चेन्नई में दोस्तों दो एयरपोर्ट है, एक चेन्नई एयरपोर्ट, एक एनोर एयरपोर्ट, इनको दोनों को आसपास रखा गया है। लेकिन जो एनोर एयरपोर्ट है ना, वो एक 1956 के अधिनियम के तहत उसको गवर्न किया जाता है। 1997 में जो आर्थिक उदारीकरण सरकार के सामान्य नीति के ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र के लिए बंदरगाह के क्षेत्र को खोल दिया गया था। जब से 1997 में जो हमारे देश के अंदर लिबरलाइज या 1991 में लाए गए थे, लेकिन 1997 में दोस्तों इनके लिए भी लाया जाता है। और जो पोर्ट होते हैं उनके जो हमारे देश के अंदर जो पोर्ट होते हैं उनमें जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उनको बढ़ा दिया जाता है। मतलब सरकार के अंदर अब उसको प्राइवेटाइज भी करनी है, जिससे अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो हमारे देश के अंदर क्या विदेशों में भी हम, जैसे हाइफा पोर्ट है जो इजराइल के पास है, इजराइल में हमारे जो अडानी ग्रुप है वहाँ पर हाइफा पोर्ट अडानी ग्रुप के द्वारा उसको खरीदा गया है। भारत के अंदर भी ये प्रक्रिया चल रही है दोस्तों। 13 बंदरगाह बताए मैंने आपको। पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें कांडला की। जो कांडला है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है।
किस प्रकार से? यह कच्छ की खाड़ी के सिरे पर स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जवारीय बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा बंदरगाह जो जवारीय बंदरगाह है, आपको ध्यान रखना है। और ये प्रदेश उत्तर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सम्मिलित हैं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण यातायात वस्तुएं जैसे खाद्य तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्यान्न, नमक, कच्चा कपड़ा, कच्चा तेल इत्यादि है, सभी सभी यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते हैं। मुंबई आ जाते हैं हम दोस्तों, इधर से चलते हैं हम मुंबई वाले पे आ जाते हैं। यह प्राकृतिक पोताश्रय है, मतलब यह एक नेचुरल है। और दोस्तों यह एक महाराष्ट्र जैसे इनके जो मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो उत्पाद जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो पेट्रोलियम उत्पाद है और सूक्ष्म कार्गो इसके परिवहन किए जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ गोवा का, कौन सा है? एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है दोस्तों, जो भारत का सबसे अच्छा और सबसे कृत्रिम और सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जिसको आप कहते हैं आर्टिफिशियली, ये सबसे अच्छा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट कह रहा हूँ, पोर्ट है जो सरकार के द्वारा गवर्न किया जाता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है और इसको विकसित किया जाता है। मार्मागांव गोवा की बात करते हैं। गोवा में अरब सागर के तट पर जुआरी नदी के तट पर स्थित है। यह बंदरगाह लोहे अयस्क के लिए मुख्य है, मतलब आयरन ओर के लिए, मैग्नीज, सीमेंट और उर्वरक यानी कि आपके फर्टिलाइजर वगैरह और मशीन के आयात की जाती है। इनका दोस्तों मर्मगांव पोर्ट पर इनको उतारा जाता है। वहीं न्यू मंगलोर जो कर्नाटक के अंतर्गत आता है, NH-17 के रेल मार्ग द्वारा ये जुड़ा हुआ है और यहाँ लोहे के अयस्क यानी कि आयरन ओर और निर्यात किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक और शेरा और प्रमुख आयात ऐसी चीज़ें की जाती हैं। और वहीं कोची का बात करते हैं, केरल के आसपास आ जाते हैं दोस्तों। केरल में ये कोचीन में दोस्तों यह प्राकृतिक पोताश्रय है। यहाँ पर उर्वरक का निर्यात किया जाता है, आयात किया जाता है। तूतीकोरन है दोस्तों, यह कृत्रिम पोताश्रय है, ये भी कृत्रिम है, मतलब ये आर्टिफिशियल है। समृद्ध प्रदेश में रेल मार्ग के ये NH-7A के भली भांति जुड़ा हुआ है। यहाँ कोयला, नमक, खाद्य तेल, सूक्ष्म और जो पेट्रोलियम उत्पाद है उनको निर्यात किया जाता है। फिर चेन्नई की बात करते हैं। यहाँ फर्टिलाइजर जो आयरन ओर है और जो सूक्ष्म कार्गो हैं जो कच्चा तेल है, यहाँ पर प्रमुख इनके आयात होता है। और एन्नोर एयरपोर्ट मैंने आपको अभी बताया, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के अलावा ये सब देश इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर अपना माल लेके आते हैं और निर्यात करते हैं। और एक प्रायद्वीप है। ये सब दोस्तों ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँ। अब दोस्तों जो हमारे देश के अंदर शिपिंग है वो टोटल 95% जो हिस्सा है दोस्तों, सभी हमारा जो आयात निर्यात है वो शिपिंग के माध्यम से होता है। और वहीं अगर मैं इसके मूल्य के मामले में बात करूं, जो मूल्य में होता है लगभग 68% होता है। अब 68% हो रहा है और 95% हम आयात निर्यात कर रहे हैं, तो बाकी चीज़ कौन सी है? बाकी चीज़ में दोस्तों वो सर्विस आ जाती है ना, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह है, 32% में सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। भारतीय शिपिंग फ्लीट की जो औसत आयु है 18 वर्ष है और 2016 में भारत के पास लगभग इतने मैट्रिक गेज के टन के 1299 जहाज थे। ठीक है दोस्तों, ये सब ध्यान रखना है, थोड़ा सा इनके बारे में आपको आंकड़े जानने जरूरी हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भारत के अंदर किस प्रकार का शिपिंगमेंट है और किस प्रकार का शिपिंग मैनेजमेंट है। अब दोस्तों इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ये थोड़ा सा मार्केट है दोस्तों इनका, जो भारत के द्वारा शिपमेंट है, इनको ध्यान रखना, कंटेनर मार्केट है। 2028 तक हम कितनी बन जाएंगे आप ये इसमें देखिए, 20 फीट और 40 फीट और 45 फीट की ऊंचाई के आधार पर उनको मापा जाता है। जो हमारी जो कार्गो शिपमेंट होती है इनको मापा जाता है, कंटेनर को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये रेवेन्यू है, कंटेनर का टोटल मार्केट कितना रेवेन्यू है, लगभग $4 बिलियन का हमारा इतना रेवेन्यू है। और 184 वेंडर इंक्लूड एनालिसिस विद इंडिविजुअल एस्टिमेट एंड फोरकास्टेड। ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है। ये बातें मैंने आपको बताई थी। CAGR की कितनी है, ये अब बढ़कर 2022 तक 30% हो चुकी है। ध्यान रखना दोस्तों, ये किसकी है? ये है हमारा जो नागरिक कह रहा हूँ, ये हमारा शिपमेंट है। ठीक है, ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करता हूँ। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट दोस्तों 14,500 किलोमीटर का जलमार्ग है, जो कि
अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बुनियादी ढांचों के विकास के लिए कई लाभ है, जैसे कि हमारे ईंधन की अक्षमता। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। भारत के अंदर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा विफल रहा है। अब विफल का कारण मैं आपको बता देता हूँ। विफल का कारण तो आप भी जानते होंगे, क्योंकि हम किस माध्यम से हम वो करते हैं, ट्रांसपोर्ट को करते हैं। नदियों के माध्यम से तो करते हैं। जो हमारे पास सबसे बड़ा है वो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 891 किलोमीटर पहला है दोस्तों। जो हमारे गंगा नदी पर है, हल्दिया से वाराणसी तक जाता है। तो इसका भी दोस्तों कारण क्या है, ये हल्दिया से वाराणसी जो जाता है हमारा, इसका माध्यम भी क्या है दोस्तों, हम गंगा के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। गंगा में ऐसा तो है नहीं कि 12 मासी पानी रहता है और उसके जो जहाज होता है उसके वजन को सहन कर, लेकिन जो वजन, वो जो पानी चाहिए वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे समुद्र में आप जहाज देखते होंगे, तो समुद्र में जहाज के लिए पानी तो समुद्र में ज़्यादा रहता है, लेकिन गंगा भी ऐसे टाइम पे कभी सूख जाती है या कभी कम पानी आता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है कुछ दिनों में। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अभी चलने की प्रक्रिया, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रह पाई है। और अब मैं बात करता हूँ दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में। जो पहला जलमार्ग है वो गंगा का है, दूसरा जलमार्ग दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, और तीसरा जलमार्ग दोस्तों केरल के कोटापुरम में कोल्लम के विस्तृत है। और जो चौथा जलमार्ग है गोदावरी नदी के हैं, काकीनाडा पद्दिचेरी नहर पर स्थित है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सब बातें हैं, इनको आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर ये जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है ये भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। अब दोस्तों शिपिंग कंपनीज भारत के अंदर कौन कौन सी हैं, इनको भी ध्यान रखिए। एजर शिपिंग है, मेरा कार्टर है, ग्लोबल ऑफशोर है, रिलायंस है, और सीमेक लिमिटेड है। ये सब बातें हैं, ध्यान रखना है दोस्तों। अब एक स्वेट नाम से एक मैनेजमेंट तकनीक होती है दोस्तों, जिसको कहा जाता है स्वेट, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये है दोस्तों किसका मेजर करने के लिए, ये भारत के अंदर जो हमारा शिपमेंट है उसको किस प्रकार से मेजर किया जाता है। इसको देखिए आप, इसमें स्ट्रोंगर कस्टमर रिलेशनशिप, अगर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है स्ट्रोंगर कस्टमर रिलेशनशिप होनी चाहिए, स्टेबल मार्केट शेयर होना चाहिए, हाई प्रोडक्टिविटी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वीकनेस अगर देखेंगे इसमें स्वेट के अंदर लॉन्ग प्रोसेसर ऑफ पे, लो इन्वेंट्री टर्न, लैक ऑफ विजिबिलिटी, स्लो डिसीजन मेकिंग, ये सब के सब दोस्तों हमारे जो मैनेजमेंट प्रक्रिया होती है स्वाट के माध्यम से, ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी के माध्यम से की जाती है। भारत का जो निर्माण होता है, भारत के जो शिपमेंट निर्माण होता है दोस्तों, कहाँ कहाँ पर होता है, जहाँ पर जहाज बनाए जाते हैं, जहाँ पर ये शिपमेंट बनाए जाते हैं, गुजरात के अंदर होता है दोस्तों, और वेस्ट बंगाल के अंदर होता है, आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, केरला के अंदर होता है, वहीं गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है दोस्तों। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई थी 1961 में, 2 अक्टूबर को की गई थी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पश्चिम शिपिंग कॉरपोरेशन का एकीकरण की स्थापना करके इसको बनाया गया था। 19 जहाजों के साथ सीमांत लाइनर शिपिंग कंपनी के आरंभ होने वाली शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आज भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अपना शेयर रखती है। और जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, भारत में होने वाले बड़े शेयर जैसे थोक, वाहक, क्रूड ऑयल टैंकर वगैरह, और जो कंटेनर होते हैं उनका जो आयात निर्यात होता है उनके माध्यम से, वो सभी के सभी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको लिखते चलना है, चाहे आप इनको देख लीजिए। अब सागरमाला प्रोजेक्ट है दोस्तों, सागरमाला प्रोजेक्ट, ये सागरमाला जो प्रोजेक्ट है इसको नीली क्रांति का उद्देश्य माना गया है। और जो हमारे पोर्ट होते हैं उनको प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष का उनका डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनको लाया गया है। और बंदरगाह में एक दूसरे बंदरगाह को परिवहन के कुशलतापूर्व और लागत प्रभावी ढंग से बुनियादी ढांचा प्रदान करना, सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी हमारे पोर्ट है वो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। पोर्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे देश के अंदर जो हमारे देश की जो बाउंड्री है, जो हमारे देश की समुद्री सीमा है, लगभग 7,500 किलोमीटर है। और 7,500 किलोमीटर का उद्देश्य है कि हमारे देश का जो शिपिंग मेंट है, अगर हम कहीं ना कहीं देश से, दुनिया से जुड़े हुए हैं तो इसी माध्यम से जुड़े हैं, क्योंकि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये सब बातें आपको जरा कहीं ना कहीं अगर लिखने को मिले तो लिख देना। ठीक है, भारतीय बंदरगाहों में आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीति और ग्राहक उन्मुख पहल है, ताकि जो पोर्ट संचालित विकास को बढ़ाया जा सके और भारत के विकास में तटरेखाएं जो सहायता कर सके। सागरमाला कार्यक्रम का जो संकल्प है दोस्तों, नियोजन के चरण आगे इसको बढ़ाया जा रहा है और उनको इम्प्लीमेंटेशन चरण में भी इसको लाया गया है। भारत में जो तटीय व समुद्री क्षेत्र है उसके विकास के लिए
राष्ट्रीय योजना चलाई जा रही है और 14 अप्रैल 2016 को पहली बार समुद्री शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है। पोर्ट का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, नए बंदरगाहों का विकास किया जा रहा है। 20 वर्षों में 142 बंदरगाहों की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। पोर्ट कनेक्टिविटी को वृद्धि बढ़ाई जाएगी, उनकी पोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। तो ये सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखनी है ये सब बातें आपको। और एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम है, विधेयक 2016 के अंतर्गत लाया गया है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के अंतर्गत लाया गया और एडमिलेट विधेयक लाया गया। और बंदरगाहों के विशेष पहल अब मैं बता देता हूं आपको। एक समुद्री शिखर सम्मेलन आयोजित होता है हर साल मुंबई के अंदर, दक्षता में सुधार लाने के, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों जो हमारे जो पोर्ट होते हैं, पोर्ट के मैंने बात बताई, 100% के लिए इसमें एफडीआई आ सकती है। जो हमारे 13 के 13 पोर्ट हैं, 13 के 13 पोर्टों में हम 100% के एफडीआई को रिसीव कर सकते हैं। सरकार के द्वारा इसको भी बढ़ा दिया गया है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। सब बातें मैंने आपको दोस्तों डिस्कस कर ली हैं। जितनी भी बातें मैंने डिस्कस की, अब एनडीटीपीसी की इसकी भी सिफारिशें देख लेते हैं, क्योंकि सिविल एविएशन की जो राकेश मोहन समिति थी उनकी सिफारिश मैंने आपको बताई। अब जो एनडीटीपीसी है उनकी सिफारिश भी देख लेते हैं हमारे शिपिंग मेंट के अंदर। अगले 20 वर्षों में 4 माह में 6 जो बंदरगाह हैं वो बनाए जाएंगे। प्रत्येक 6 में से एक में 3 बंदरगाह होंगे। बड़े बंदरगाहों को लैंडलॉर्ड मॉडल के लाने और पोर्ट ट्रस्टों को वैधानिक लॉर्ड बंदरगाह के प्राधिकरण को बनाने के लिए उनको उचित विधायी नीतिगत प्रावधान की उनकी आवश्यकता की जाएगी। और एक नए नियामक प्राधिकरण बंदरगाहों की समुद्री प्राधिकरण की एक आधुनिक भारतीय बंदरगाह अधिनियम के तहत उनको गठित किया जाना चाहिए, जो देश के सभी प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाह होते हैं उनकी प्रतिस्पर्धा बंदरगाह संरक्षण के लिए विनियमन हो सके। यह सक्षम दोस्तों, यह महत्वपूर्ण भारतीय शिपिंग उद्योग और दूसरे देशों के साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। तो ये दोस्तों रिकमेंडेशन दी गई थी राकेश मोहन समिति के द्वारा। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, हमारे देश के अंदर 4 सेक्टर हैं। कौन कौन से? एक मैंने डिस्कस किया सड़क, मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल एविएशन। और हमारे देश का अंदर जो लास्ट है वो है हमारा शिपमेंट। तो दोस्तों शिपमेंट सबसे ज़्यादा हमारा आयात निर्यात करता है। ये थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जितनी भी बातें मैंने आपको दोस्तों इसमें बताई हैं, आशा करता हूँ जो जो बातें आपको इसमें अच्छी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और दूसरी बात दोस्तों, अगर इसमें कोई त्रुटि है या फिर मुझसे कोई बातें छूट गई हैं तो आप उनको मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आपको मैं आपका एक बार फिर से आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो मुझे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।